सरवर बारी साहब हों या कोई अबरार कुरैशी हो, आप पतन के सरबराह हों या फाफन को रन कर रहे हों, कुछ सर्वे दें, जब तक आप गैर जनिबदार नहीं होंगे कोई आपकी बात को क्यों मानेगा? और आप कैसे गैर जनिबदार हैं? देखिए, हमारी गैर जानबदारी किस चीज से साबित हो सकती है? कि आपकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन कोई वाबस्तगी नहीं है। आप इमरान खान को पसंद करते हैं? बिल्कुल। मैं नापसंद नहीं करता हूँ, किसी भी सियासतदान को नापसंद नहीं करता हूँ। उनके देखिए, चूंकि मैं मजलूम के साथ हूँ, जुल्म हो रहा है उसके साथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो है वो मजलूम की हर गलत बात की हिमायत करूँ। क्या आप या आपकी तंजीम और पाकिस्तान के अंदर दिगर सर्वे करने वाली तंजीम पैसे लेके सर्वे करते हैं, किसी की मुखालफत में और किसी की हमायत में? नहीं। पतन के आप मुजिब हैं और फाफन के आप हेड रहे, रिलीफ का काम करते हैं और मैंने जरिए मार्च तक भी पूछ लिया, उसके बावजूद बताएंगे कि आप मल्टी मिलियनियर कैसे बन गए? मेरा तो घर भी नहीं है अपना। किराए पे रहते हैं? मैं किराए पे रहता हूँ। क्या मेरा अपना घर नहीं है। क्या कमाई की आपने? मेरी तंजीम के पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जाती मकान नहीं है? नहीं। यही वजह है कि आप आज़ादी से बोलते हैं? यही वजह है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। कोई कमजोरी नहीं है? कोई कमजोरी नहीं है, पकड़ ले। 1973 के आईने पाकिस्तान को मानते हैं? बिल्कुल। सारे को मानते हैं? सारे को मानता हूँ। किसी शिक पे एतराज नहीं? नहीं, मुझे एतराज है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक वो लॉ का हिस्सा है तो मुझे बस लॉ को मानना पड़ेगा। कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया, इसको मानते हैं? मेरी नज़र में वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या ये दुरुस्त लिखा हुआ है? मेरा ख्याल है कि उस वक्त पॉलिटिक्स थी। ये एक सियासी फैसला है? एक सियासी फैसला था। ऐसे नहीं होना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि ये तरीका गलत था। आपका अपना अकीदा क्या है? मेरा अकीदा, मैं कल्चरली मुसलमान हूँ। अल्लाह को मानते हैं? अल्लाह को मानता हूँ। नबी को आखिरी नबी मानते हैं? बिल्कुल आखिरी नबी मानता हूँ। यहाँ बात खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। That's all। एक सर्वे करने वाले से ये पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में कितने सहाफियों को मारा गया? 200 के लगभग है। क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आज़ाद और खुद मुख्तार होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ये ऐसे क्यों नहीं होते? देखिए, इसकी बुनियादी वजह मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का बालादस्त तबका है वो समझता है कि मैं ये सारे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और डेमोक्रेसी हो? बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको चलने दें। इसको ज़रूर चलाएंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन था PS पोलिंग स्टेशन नंबर 260, यहाँ 102% टर्न आउट है। इसी तरह कोई 7-8 और पोलिंग स्टेशन है, तो यहाँ पर कोई 84 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो टर्न आउट है एक्सेप्शनली हाई है। ऐसा किसी इलेक्शन में नहीं हुआ है। माजी के इंतखाबात में 2002 में कराची में जिन हलकों से MQM जीती थी और मेजॉरिटी जीती, वहाँ ये हुआ था। तो अगर 1% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के टर्न आउट में, उसी एक ही जैसे पोलिंग स्टेशन एक ही जगह की जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें मशकूक है, समथिंग रॉन्ग। तो ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, इसके जो हमने सूबाई असम्बली का टर्न आउट देखा तो वो ऑन एवरेज 41% है। और नेशनल असम्बली का? और नेशनल असम्बली का अप टू 90 है। ऑन एवरेज में बात करूँ 81% है। इतना बड़ा तजाद है? इतना बड़ा तजाद है। 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई। 2018 में आप कहाँ थे? मैं इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत? जी। इलेक्शन में वहीं थे? मैं वहीं था। क्या 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी? बिल्कुल हुई थी। किस के हक में हुई थी? मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि हमने उसका एनालिसिस किया। आपकी NGO का ख्याल क्या है? हमारा ख्याल था कि 2018 के इंतखाबात 2013 की निस्बत बेहतर हुए थे। छोटी बुराई थी। हाँ, में फर्क आ रहा है। ये मुश्किल कैसे है? 2018 के इलेक्शन में खान साहब के हक में मुस्लिम लीग नून मियां साहब की मुखालफत में धांधली हुई? नहीं, कोई सबूत नहीं है। और मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। NTS बंद ना होता और जो बंद हुआ यही बड़ा सबूत है कि धांधली हुई थी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की मदद फिर किसने की? फौज ने। हमेशा फौज से मुराद फौजी जर्नैलों ने। तो जब हम ये अखबार में बयान पढ़ते हैं और आप जैसे बंदे, मेरे जैसे सहाफ़ी और आम आवाम और सियासतदान
खुद ये बयान देते हैं कि अगर मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो आप फौज की निगरानी में करवाइए, और फिर उसी फौज के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं। देखिए, ये तो अब हम लोग तो ये कहते हैं कि सिंपल बात ये है कि पाकिस्तान में किसी ने निगरानी में कराया जाए, सियासतदानों ने कहा है। सियासतदानों ने कहा है? हाँ, तो अगर सियासतदान ये कहते हैं कि जी होना चाहिए और वो इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है जी हम इस पे एग्री हैं, तो ये उनकी पॉलिटिक्स है। ये तो बता सकते हैं ना कि कितनी बार किस सियासी पार्टी ने पैसे ऑफर किए कि हमारे हक में सर्वे दो? नहीं, किसी ने नहीं किया। हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। पीटीआई ने भी ऑफर नहीं किया? नहीं, पीटीआई ने कभी ऑफर नहीं किया कि हमारे लिए ये काम करो। आपके पास इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत किस हद तक सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई? एक सबूत बता दीजिए। देखिए, मर्डर तो जो कत्ल है, मकतूल तो डेड बॉडी तो मौजूद है। उस वक्त भी एक डिक्टेटर था, लेकिन आज डिक्टेटरशिप डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो हालात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से और जो सिविल लिबर्टीज़ है वो ज़ियाउल हक की निस्बत 1000 गुना बुरी हो चुकी है। कि आप इंग्लिस्तान से वापस पाकिस्तान चाहेंगे ना? बिल्कुल जाऊँगा, मुझे कोई रोक तो नहीं सकता वापस आने से, लेकिन पकड़ के बंद कर सकते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं जब यहाँ पर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जब मैं आया था, मुझे 14 साल सज़ा हुई थी स्पेशल मिलिट्री कोर्ट से। जब ज़ियाउल हक मर गया तो मैं यहाँ से वापस चला गया था। अब कोई ज़ियाउल हक बाकी नहीं है? तो अब तो ज़ियाउल हक के जो बड़े हैं वो हैं। पतन और फाफन, इनकी बुनियाद क्यों रखी थी? पतन की बुनियाद तो इस तरह 92 में पाकिस्तान में, आपको शायद याद हो कि बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत तबाही हुई थी, तो उस वक्त मैंने ऑक्सफैम के साथ काम किया था। आज फाफन कहाँ पे? आज फाफन की जो पोजीशन है, किसी की पोजीशन पता चलती है कि वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में। फाफन की पोजीशन बहुत कंप्रोमाइज्ड है। आपका अपना सर्वे? हमारा अपना सर्वे, इंडिपेंडेंट। पतन रिलीफ का काम करती है, एक एनजीओ है, लाइक काइंड ऑफ चैरिटी। इसका क्या काम कि वो इलेक्शन के सर्वे करे? देखिए, हम पॉलिटिक्स को डिजास्टर मैनेजमेंट से या डिजास्टर रिडक्शन से अलग नहीं कर सकते। इससे पॉलिटिक्स। आप पतन और फाफन को रन करने के अलावा जिंदगी में क्या करते रहे? मेरा यही काम है। जरिए माश क्या है? यही काम है। पतन को कौन पैसे देता है? पतन को इस वक्त तो जो हमने इलेक्शन का प्रोजेक्ट किया है अभी, जिसको हम पार्टिसिपेटरी इलेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड ऑडिट कहते हैं, इसमें कोई फॉरेन फंडिंग जीरो। आपके रिसोर्सेज क्या थे? हमारे रिसोर्सेज जो हमारा रिजर्व फंड है। फंड्स आपके पास पहले से जमा थे, वो कौन देता है? नहीं, जो फंडिंग होती है वो तो जाहिर है फंडिंग है, उसका ऑडिट होता है। वो कहाँ से फंडिंग होती है आपको? फंडिंग आती है यूरोप से आती है, यूके से आती है, यूएसए से आती है, जापान से आती है। उसके बदले में जब फंडिंग दी जाती है तो उसका कोई मकसद होता है ना, वो आपको क्यों फंडिंग देते हैं? मेरा ख्याल है एक तो वजह सिंपल है, वो हमें भी पता है कि वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं। आप मुझे 10 पाउंड दें या 10 लाख पाउंड दें, बदले में मुझसे कोई काम लेंगे ना? नहीं, बदले में कोई काम नहीं ले सकता। इंटरनेशनल अंग्रेज चिट्ठी चमड़ी वाले बिला वजह और बेवजह पैसे तो नहीं देते ना, उनके मफादात होते हैं। उनके बिल्कुल मफादात होते होंगे। क्या इसमें ये मफाद शामिल है कि पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म को प्रमोट किया जाए? ये उनका बिल्कुल, मैंने कहा कल्चरल जो हेजमनी है उसके बुनियादी चीजें क्या है? ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म। मूरत मार्च है, औरत मार्च। औरत मार्च है, मूरत भी है ना एक? नहीं, औरत मार्च है। अच्छा, औरत मार्च है। इस मार्च का, इन चीजों का एनजीओ के साथ क्या ताल्लुक है और फॉरेन पॉलिसी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये लंबी बहस हो जाती है, लेकिन मुख्तसरन जो मेरा जवाब है कि हमारी जो स्लोगन है, हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं समाज के अंदर, उनको ऊपर लेके आना है। ट्रांसजेंडर जो हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उन्हें हम नाच गाने के लिए रखा हुआ है, उन्हें कहीं पे हम कोई हकूक नहीं देते बुनियादी जो उनको मिलने चाहिए, लिहाजा वो सफ़र कर रहे हैं। आप इस बात की हमायत करते हैं? बिल्कुल, मैं तो हमायत करता हूँ उनकी। औरत मार्च की सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। औरत मार्च के नाम के ऊपर या ट्रांसजेंडर के नाम के ऊपर औरत मार्च को प्रमोट किया जाए तो? बिल्कुल करना चाहिए। दोनों सूरतों में? दोनों सूरतों में। अगर ट्रांसजेंडर इंसान है, जिन्स परस्ती जो कि सरेआम नहीं हो सकती, जिन्स परस्ती और चीज़ है, औरत मार्च के हकूक और चीज़ है, और ट्रांसजेंडर एक और एलिमेंट है। ये जिन्स परस्ती को परवान चढ़ाने का इन दोनों एलिमेंट के साथ क्या कोई ताल्लुक नहीं है।
ऐसे क्यों कहा जाता है? नहीं, कोई तलक है ही नहीं। आइन एक इंसान ने बनाया ना, इंसानों ने बनाया। दुनियावी आइन को अहमियत देनी चाहिए या इस्लाम की शरई हैसियत को अहमियत देनी? मेरा ख्याल है ये सवाल बनता नहीं है। चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए बनता है। नहीं, ये सवाल ही नहीं बनता, मेरी नज़र में ये सवाल नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मर्द हो, उसकी पूरी डेफिनेशन में वो आता हो, वो अपने आप को औरत या ट्रांसजेंडर साबित करके औरतों की टॉयलेट में भी चला जाए और औरत मार्च के लिए आवाज़ उठाए, तो उसका राइट है। फिर भी उसका राइट है। उसका राइट है, अगर वो समझता है या समझती है कि वो अपने आप को मर्द समझती है या औरत समझती है, फीलिंग्स, ये देखिए, इसके ऊपर तो कदम नहीं लग सकती। सरवर बारी अपना नाम आयशा मुगल रख लें, क्या आपका जेंडर बदल जाएगा? देखिए, मेरे इस राइट पे किसी को रोकने का हक नहीं है। ये हक आपको कौन देता है? आपकी अपनी जात, कोई आइन? मेरी एजेंसी, ये अगर हम बात करें एक एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्वेश्चन आपका बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, मतलब बहुत सारे नाम हमारे यहाँ हैं, वो मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी करती हैं। मुसरत है, हाँ, नहीं दे, बहुत सारे नाम हैं। हु हैज़ डिसाइडेड कि ये नाम सिर्फ ये यूनिसेक्स नाम है और ये मेल नाम है और ये फीमेल नाम है? आप क्योंकि लेफ्ट के हैं, तो मैं लेफ्ट के बंदे को अपने सामने बैठा हुआ देख के दिल करता है कि उससे ये सारी चीज़ें पूछी जाएं। ट्रांसजेंडर मजलूम है ना? बिल्कुल। इनको अमेरिका 200 मिलियन पाउंड की फंडिंग देता है, मदद होती है, फिर भी ये मजलूम क्यों हैं? इनको हक क्यों नहीं मिलता? पता नहीं किसको मिलते हैं 200 मिलियन। शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? जुर्म तो नहीं है, कौन कहता है जुर्म? कोई कानून नहीं कहता। ठीक, अल्लाह को मानना अब बंदे की मर्जी है, ना माने तो तब भी उसकी मर्जी है। इसके ऊपर तो अल्लाह भी जबर नहीं करता। हाँ। तो ये लेफ्ट के लोगों के बारे में क्यों ये कहा जाता है कि ये नॉन बिलीवर हैं? ये देखिए, ये कहना नॉन बिलीवर है या ये बिलीवर है, ये इल्ज़ाम है एक। नहीं, देखिए, ये राइट तो लोगों का है कि अगर कोई बंदा कहता है जी मैं नॉन बिलीवर हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, वो उसका राइट है। तो अगर ये मिसमैनेजमेंट मैनेज हो जाए तो फिर 500 अरब का फ़ायदा तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो लिहाजा क्यों वो इसको मैनेज करें? ये तो फ़ायदे वाली बात है सैलाब का आना। नहीं, देखिए, वो तो हम तो देखते हैं अवाम के नुक्ता नज़र से। सैलाब का आना अशराफिया के लिए फ़ायदेमंद है, बिल्कुल फ़ायदेमंद है। वोट लेने में फ़ायदा देता है, बिल्कुल माली फ़ायदा है, माली फ़ायदा भी है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी उठाते हैं। इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था 2017 में, मुनासिब समझे तो पूछ लें। पूछे अल्लाह और उसके रसूल के बारे में था, मुझे नहीं मालूम। कोई गुस्ताही हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गिरफ्तार हुई थी? नहीं। फतवा आया था? वो फतवा तो कोई भी दे सकता है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा 25 करोड़ अवाम के साथ जुड़ा। अवाम का जो हक है, हक रायदही, जो वोट डालते हैं, इसकी क्या हैसियत है? ये वोट चोरी क्यों होता है? पाकिस्तान के दर्जनों इंतखाबात को जिस शख्स ने अपनी आंखों से देखा, सर्वे किए, पाकिस्तान के अंदर रिलीफ का काम किया, मुश्किलात भी देखी, इस सिलसिले में आज के गोरखधंधा के अंदर मेरा और आपका साथ देंगे सरवर बारी साहब, जो कि मौजब हैं पतन NGO के। तो आज हम इनसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक। किस नीयत से आना हुआ इंग्लिस्तान? जी, मुझे यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कमेटी रूम में मीटिंग थी पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, ठीक, और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर। तो मुझे बुलाया गया था ताकि मैं इलेक्शंस के बारे में अपनी हमारी जो ऑडिट है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, मैं वो उनके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक। तो उसमें मैंने खुल के बात की कि जो इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो 1980 की दहाई में, और उससे पहले ज़ियाउल हक साहब ने जो भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा, फिर उनको फांसी दी,
तो उस वक्त मेरा पहली दफ़ा यहाँ आना हुआ था एज ए पॉलिटिकल एग्जाइल। तो मैंने ये कहा कि उस वक्त भी एक डिक्टेटर था, लेकिन आज डिक्टेटरशिप डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो हालात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं वो ज़ियाउल हक की निस्बत 1000 गुना बुरी हो चुकी हैं। तो तब से मैं यहाँ हूँ वापस लेकिन जाएं? हमारी तंजीम काम कर रही है। वापस बिल्कुल जाऊँगा, मेरा मुल्क है, मुझे कोई रोक तो नहीं सकता वापस आने से, लेकिन पकड़ के बंद कर सकते हैं। मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिस्तान से वापस पाकिस्तान जाएंगे ना? बिल्कुल जाऊँगा। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं जब यहाँ पर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जब मैं आया था, मुझे 14 साल सज़ा हुई थी स्पेशल मिलिट्री कोर्ट से। जब ज़ियाउल हक मर गया तो मैं यहाँ से वापस चला गया था। अब कोई ज़ियाउल हक बाकी नहीं है? तो अब तो ज़ियाउल हक के जो बड़े हैं वो हैं, मतलब 10 ज़ियाउल हक एक तरफ हैं, और इस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में वो उससे 10 गुना बुरी है। क्योंकि ज़ियाउल हक के ज़माने में ये नहीं होता था कि आपकी घर की औरतें उठा के ले जाएंगे। अब तो ये आम बात हो रही है। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर होऊंगा, थोड़ा सा माजी में चलते हैं। पतन और फाफन, इनकी बुनियाद क्यों रखी थी? देखिए, जब मैं वापस गया यहाँ से, ज़ियाउल हक वफात पा चुके थे और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो गई थी, तो मैंने सोचा मेरा यहाँ रहने का जवाज़ जो है इंग्लैंड में वो ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पॉलिटिकल असाइलम में था, गो के मेरे पास शहरियत आ चुकी थी, मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी से तालीम भी हासिल की और मैं यहाँ जॉब भी कर रहा था, तो मैं रह सकता था यहाँ। लेकिन हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वजह यहाँ रहने की थी वो ज़ियाउल हक वो ख़त्म हो गई। 14 साल कैद की सज़ा थी। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब जब इलेक्शन जीत कर आई तो उन्होंने सबको जो है वो सज़ाएँ माफ़ कर दी थी। पतन और फाफन की बुनियाद क्यों रखी? पतन की बुनियाद तो इस तरह 92 में पाकिस्तान में, आपको शायद याद हो कि बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत तबाही हुई थी। तो उस वक्त मैंने ऑक्सफैम के साथ काम किया था। फिर इस काम के दौरान जो तबाही हुई थी उसमें फिर बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स किए थे। तो हमने सोचा कि एक तंजीम बननी चाहिए जिसकी पाकिस्तान में ज़रूरत है, क्योंकि महज रिलीफ काफ़ी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बुनियादी बात ये थी कि रिलीफ तो करनी चाहिए, लेकिन जो सैलाब आने की वजूहात है उनको रोकने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, यानी जिसको हम कहते हैं आफात खतरात कम करने की। आपने तशखीस किया, हमने ये नुक्ता नज़र उस वक्त रखा पाकिस्तान में कि हमें तखफीफ आफात की बात करनी चाहिए। कितनी NGOs हैं और कितनी हज़ारों और लाखों चैरिटीज़ और NGOs हैं पाकिस्तान में? इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब 2014 से पहले पाकिस्तान में लाख के लगभग रजिस्टर्ड NGOs, CBOs, जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या CSOs कहते हैं, मुख्तलिफ नाम आप दे सकते हैं, कोई लाख के लगभग रजिस्टर्ड थी। और अनरजिस्टर्ड कितनी है? अनरजिस्टर्ड मेरा नहीं ख्याल के ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर लोग रजिस्टर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कवानीन हैं पाकिस्तान में उसके तहत ये रजिस्ट्रेशन होती है। फाफन और पतन समेत 1,45,025 करोड़ की आबादी के लिए जहाँ पे NGOs हों, उस मुल्क में फिर भी सैलाब आए, लोग तंबू के अंदर रहें, खेमों में रहें, वो क्या करती हैं आखिर? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आफात की वजह कुदरती हो सकती है, लेकिन आफात को रोक कोई नहीं सकता। आफात हम कहते क्यों हैं? क्योंकि जब जो उसके इम्पैक्ट है, सैलाब का आना मुश्किल है रोकना, लेकिन सैलाब से होने वाले नुकसानात को रोकना वो हम कर सकते हैं। मतलब अगर हम सही पॉलिसी बनाएं, तो डैम्स बनाए तो सैलाब नहीं आएगा ना? डैम देखिए 92 में सैलाब क्यों आया पाकिस्तान में? मंगला डैम आपके इलाके में है। मंगला डैम से 10 लाख क्यूसेक पानी जो है चीफ इंजीनियर्स ने छोड़ा और 1 लाख छोड़ा, लोगों को बताया नहीं गया, और उस वजह से दरिया झेलम में ऐसी तबाही आई उसके इर्द गिर्द के इलाकों में। और लोग जो हैं वो जब से मंगला डैम बना था एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन गई थी कि जी पानी मंगला डैम मौजूद है, वो कंट्रोल करेगा, नुकसान नहीं होगा। भारत तो पानी छोड़ेगा तो मंगला वालों को आगे छोड़ना पड़ेगा ना? नहीं, भारत जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, जहाँ तक मुझे मालूम है कि भारत और पाकिस्तान जो मौसमियाती सूरत हाल होती है उसके बारे में वो डेटा शेयर करते हैं।
ठीक। 3 दफा दिन में शेयर होता है। तो इसलिए महज जो है हमारे हुक्मरान अपना जो मिसमैनेजमेंट है उसको छुपाने के लिए वो कभी कहते हैं जी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है, वो अनप्रेसिडेंटेड कह के जान छुड़ाते हैं, लेकिन अक्सर जो मौजब है वो मिसमैनेजमेंट है ऑफ डैम्स। ठीक, हम थोड़े से कहीं और निकल गए। फाफन और पतन में फर्क क्या है? फाफन जो है वो एक नेटवर्क है एनजीओज का, पतन एक तंजीम है। ठीक। और ये बुनियादी फ़र्क है। दूसरा ये फ़र्क है कि फाफन का ज़्यादा काम जो है एज अ नेटवर्क ऑफ एनजीओ, इट्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। ठीक। ये 32-33 एनजीओज पर मुश्तमिल एक नेटवर्क था। अब मुझे नहीं मालूम, जब से हमने छोड़ा है तो हमें कुछ पता नहीं। फाफन आपने बनाई थी? फाफन हमने बनाई थी, पतन ने पहली फंडिंग की थी, पतन के ही दफ्तर में फाफन रही तकरीबन 1 साल, फिर फंडिंग आई तो फिर उसको हमने अलग कर दिया। आप फाफन और पतन दोनों को रन करते रहे? जी, मैं रन नहीं कर रहा था, मैं उसका फाफन का हेड था। फिर एक उसकी रजिस्टर्ड बॉडी थी जिसको टीडीए कहते हैं। टीडीए वाज मैनेजिंग बाय जो भी नॉमिनेटेड लोग थे, अपॉइंटेड वो लोग करते थे। आज फाफन कहाँ पे? आज फाफन की जो पोजीशन है, किसी की पोजीशन पता चलती है कि वो क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में। फाफन की पोजीशन बहुत कंप्रोमाइज्ड है। उनकी जितने भी इलेक्शन से लेकर अब तक रिपोर्टें आई हैं वो नॉन क्रिटिकल है। सारी दुनिया, यूएन के जो लोग हैं, चीफ हैं ह्यूमन राइट्स के, वो भी कहते हैं, मिस्टर टर्क जो है, कि ये धांधली हुई है पाकिस्तान के इलेक्शन में। गार्डियन कहता है, एमनेस्टी कहता है, जो ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है, सारी दुनिया कह रही है। लेकिन जो इस वक्त फाफन के लोग हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं हुआ, वो कहते हैं कि बस इतना नहीं हुआ। इतना नहीं हुआ। तो पतन का कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से और सर्वे से? उनके सर्वे से, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना सर्वे है? हमारा अपना सर्वे, इंडिपेंडेंट। पतन रिलीफ का काम करती है, एक एनजीओ है, एक लाइक काइंड ऑफ चैरिटी। इसका क्या काम कि वो इलेक्शन के सर्वे करे? देखिए, हम पॉलिटिक्स को डिजास्टर मैनेजमेंट से या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से अलग नहीं कर सकते। इट्स पॉलिटिक्स। ओके। गवर्नेंस इज पॉलिटिक्स। तो ये पाकिस्तान की कैफियत है। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर जो महकमे हैं उनकी जिम्मेदारी है। जब 2010 में सैलाब आया तो आपको पता है कमीशन बने, पंजाब गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट भी शाया नहीं होने दी गई। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी पंजाब के अंदर, सेंटर में जरदारी साहब की हुकूमत थी। तो कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट का भी बना, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। उसके बावजूद कुछ नहीं। और सारे जो MNAs MPs मिनिस्टर्स होते हैं वो सैलाब को इस्तेमाल करते हैं रिलीफ के डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए। 500 अरब रुपए का फायदा होता है एक बार सैलाब आए पाकिस्तान में, तो ऐसा ही है ना? डिपेंड करता है कितना बड़ा सैलाब है। हाँ, ये जो अभी सैलाब आया था 2023 में, इसमें तकरीबन कहते हैं $30 बिलियन का लॉस हुआ था। लॉस हुआ था। मैं छोटे और इसमें बुनियादी मैं वजह समझता हूँ कि मिसमैनेजमेंट है। ये कौन करता है मिसमैनेजमेंट? हुकूमतें, मसलन सारी हुकूमतें। 1992 में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। हाँ। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये सारे 2023 में जो है केयरटेकर गवर्नमेंट थी। तो अगर ये मिसमैनेजमेंट मैनेज हो जाए तो फिर 500 अरब का फायदा तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। तो लिहाजा क्यों वो इसको मैनेज करें? ये तो फायदे वाली बात है सैलाब का आना। नहीं, देखिए, वो तो हम तो देखते हैं अवाम के नुक्ता नजर से, पाकिस्तान के हवाले सर्वे से के नुक्ता नजर से पूछ रहा हूँ। सैलाब का आना अशराफिया के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। वोट लेने में फायदा देता है? बिल्कुल। माली फायदा है? माली फायदा भी है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी उठाते हैं। तो अगर ये लोग आबाद हो जाएं, शेल्टर मिल जाएं, लंगर खाने खुल जाएं, सेहत कार्ड मिल जाए, तालीम मिल जाए, शऊर आ जाए, तो आप जैसे लोग बोलेंगे ना? नहीं, शऊर तो बुनियादी बात है। अब देखें ना, सिंध में जो तबाही हुई 2023 में, सबसे ज्यादा सिंध में हुई और पूरी दुनिया के लोग वहां गए। लेकिन आपको शायद मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि हर आफत ज़दा इलाके में खवातीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जाएं जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी रिलीफ जो बाहर से आ रही है। वो तो चोरी हो गया था। नहीं, अभी ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। कोई कमेटी नहीं बनी।
ठीक, अच्छा नहीं बनी, कोई कमेटी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट की बात, इस कमेटी को कहाँ माने? सुप्रीम कोर्ट की बात तो वो तो जमानत दे दें तो पुलिस नहीं मानती और फिर भी गिरफ्तार कर लेते हैं। छोटे छोटे सवाल पूछ के फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक के ऊपर आता हूँ। आप पतन और फाफन को रन करने के अलावा जिंदगी में क्या करते रहे? मेरा यही काम है, जरिए माश क्या है? यही काम है। पतन को कौन पैसे देता है? पतन को इस वक्त तो जो हमने इलेक्शन का प्रोजेक्ट किया है अभी, जिसको हम पार्टिसिपेटरी इलेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड ऑडिट कहते हैं, इसमें कोई फॉरेन फंडिंग जीरो। हमने फैसला किया था कि हम ये काम जितना भी है इलेक्शन का, क्योंकि ये पॉलिटिकल नोयत का काम है, इसमें कोई फॉरेन फंडिंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमने माशाल्लाह अपने ही रिसोर्सेज से ये किया। आपके रिसोर्सेज क्या थे? हमारे रिसोर्सेज जो हमारा रिजर्व फंड है, उसका जो इंटरेस्ट है उससे हमने इसको फंड किया था। और दूसरा ये हमने एक नेटवर्क बनाया था कोलेशन 38। ठीक, जो भी पहले जो ज़्यादा खर्चा इलेक्शंस के ऊपर होता था वो होता था कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आप रखते हैं वो आप रखते हैं कहीं से ले लिया, कहीं से ले वो लिया। तो यूनाइटेड नेशन खुद भेज देता है। नहीं, यूनाइटेड नेशंस का अपना काम है, उसका हमारे काम के साथ कोई तल्लुक ठीक है, नहीं। जो फंड्स आपके पास पहले से जमा थे वो कौन देता है? नहीं, जो फंडिंग होती है वो तो जाहिर है फंडिंग है, उसका ऑडिट होता है। वो कहाँ से फंडिंग होती है आपको? फंडिंग आती है यूरोप से आती है, यूके से आती है, ठीक, यूएसए से आती है, जापान से आती है। पतन को नहीं, अभी तो कोई नहीं आ रही। जो पहले की बात कर रहे हैं ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। फाफन के लिए और पतन के लिए या बाकी एनजीओज के लिए जो भी पाकिस्तान में फंडिंग है, जो डेवलपमेंट का काम करने वाली एनजीओज हैं, उनको चैरिटी नहीं, जो डेवलपमेंट का काम करने वाली है, उनका मेजर चंक ऑफ फंडिंग कम्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। उसके बदले में जब फंडिंग दी जाती है तो उसका कोई मकसद होता है ना, वो आपको क्यों फंडिंग देते हैं? मेरा ख्याल है एक तो वजह सिंपल है, वो हमें भी पता है कि वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं और अपना एक कल्चरल जो हेजमनी है वो भी कायम करना चाहते हैं। और इस चीज़ का हमें पूरा इदराक है कि ये वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी एजेंसी इस्तेमाल ना करूं। मैं अपने आप को खुद मुख्तार समझता हूं। हम समझते हैं कि जो काम हमने करना है ज़रूरी है। मसलन ख़वातीन का स्टेटस की बात है, वो हमारी भी ज़रूरत है, हमारी ख़वातीन की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान में शरह खानगी ख़वातीन की बहुत कम है, मर्दों की भी कम है। लेकिन रिहेबिलिटेशन की बात करें, रिहेबिलिटेशन की बात करें, मसलन जो इशू है सैलाब से घर तबाह हो गया, हमने घर बनाए, हमने कहा जी जो घर हैं वो औरत और मर्द की जॉइंट प्रॉपर्टी है। सैलाब की तबाही से हम जेंडर सिचुएशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप मुझे 10 पाउंड दें या 10 लाख पाउंड दें, बदले में मुझसे कोई काम लेंगे ना? नहीं, बदले में कोई काम नहीं ले सकता। इंटरनेशनल अंग्रेज चिट्टी चमड़ी वाले बिला वजह और बेवजह पैसे तो नहीं देते ना, उनके मफादात होते हैं। उनके बिल्कुल मफादात होते होंगे। क्या इसमें ये मफाद शामिल है कि पाकिस्तान के अंदर लिबरलिज्म को प्रमोट किया जाए? ये उनका बिल्कुल, मैंने कहा कल्चरल जो हेजमनी है उसके बुनियादी चीज़ें क्या है? ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ठीक है, वो तो उनका एजेंडा है। उसके लिए वो फंडिंग करते हैं और सारी फंडिंग जो पाकिस्तान में आती है वो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके जरिए उसको इन्फॉर्म किया जाता है ठीक कि किस एनजीओ को हमने कितने पैसे देने हैं। वो फिर एनजीओ सारा सबमिट करती हैं, सारा हिसाब किताब देती हैं, फिर एनुअल ऑडिट होता है, फिर बाकी चीज़ें चलती हैं। ठीक, मैं इस आखिरी सब्जेक्ट को पहले ला रहा हूँ, फिर इलेक्शन के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि हमने ये टॉपिक छेड़ दिया। ILGA जो इंटरनेशनल जिन्स परस्ती के वकील हैं, जानते हैं इनको? नहीं, मैं नहीं जानता। ये जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर का मामला है, मूरत मार्च है, औरत मार्च है, मूरत भी है ना एक? नहीं, औरत मार्च है। अच्छा, औरत मार्च है। इस मार्च का इन चीज़ों का एनजीओज के साथ क्या ताल्लुक है और फॉरेन पॉलिसी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये लंबी बहस हो जाती है, लेकिन मुख्तसरन जो मेरा जवाब है कि हमारी जो स्लोगन है, हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं समाज के अंदर, उनको ऊपर लेके आना है।
ठीक। कि उनकी जो मार्जिनलाइजेशन है, जो उनको बिछड़े हुए लोग हैं हम कहते हैं, उनको सिस्टम ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया है, इग्नोर किया है, इग्नोर भी किया है, मार्जिनलाइज भी किया है, यानी कि उनको जानबूझकर दबा के रखा गया। हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म जो है वो नहीं, फ्यूडल इजाजत नहीं देगा उसका किसान एम्पावर्ड हो। यूरोप में भी ऐसे था जी, बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो सारा उनका एजेंडा है कि ये जो मतलब आप इंग्लैंड में रहते हैं तो बीइंग ए सिटीजन यू आर इक्वल यस इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हमारे आइन में लिखा हुआ है सब शहरी बराबर है, लेकिन जो सलूक है वो नहीं है, तो हमारा काम सिर्फ ये है कि ये जो पाकिस्तान के आइन का तकाजा है और जो समाज में सिचुएशन है उसको आइन के मुताबिक किया जाए। ट्रांसजेंडर जो है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उन्हें हम नाच गाने के लिए रखा हुआ है, उन्हें कहीं पे हम कोई हकूक नहीं देते बुनियादी जो उनको मिलने चाहिए, लिहाजा वो सफ़र कर रहे हैं। आप इस बात की हमायत करते हैं? बिल्कुल, मैं तो हमायत करता हूँ उनकी। औरत मार्च की सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। औरत मार्च के नाम के ऊपर या ट्रांसजेंडर के नाम के ऊपर औरत मार्च को प्रमोट किया जाए तो बिल्कुल करना चाहिए, दोनों सूरतों में। अगर ट्रांसजेंडर इंसान है, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, तो लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जिन्स परस्ती जो कि सरेआम नहीं हो सकती। जिन्स परस्ती और चीज़ है, औरत मार्च के हकूक और चीज़ है, और ट्रांसजेंडर एक और एलिमेंट है। ये जिन्स परस्ती को परवान चढ़ाने का इन दोनों एलिमेंट के साथ क्या कोई तल्लुक नहीं। ऐसे क्यों कहा जाता है? नहीं, कोई तल्लुक है ही नहीं, क्योंकि देखिए जब भी दुनिया में तब्दीली के लिए किसी समाज के अंदर किसी तबके ने जिद्दोजहद की कोशिश की है तो बालादस्त तबके ने ये तो नहीं कहना कि जो आप लोग इंसान है इसलिए आपको हम ये हकूक देंगे। उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाना है। इल्ज़ाम क्या है? मसलन अरिस्टोटल ने कहा या रूसो ने कहा कि जो सब इंसान बराबर हैं, लेकिन यूनानी फिलासफर्स ने और रूसो ने भी कहा कि बराबर हैं लेकिन इनको वोट का हक नहीं मिल सकता क्योंकि जज्बाती है, औरत जज्बाती है, और स्लेव को उन्होंने आइडेंटिफाई अलग कर दिया। इस्लाम ने भी तो औरत की अहमियत मर्द के मुकाबले में बताई ना। बिल्कुल बताई, कम है और उसको माना गया है। तो इसलिए ये जो बात है कि पूरी दुनिया की हम समाज में देखते हैं कि ब्राह्मण है वो कहता है कि शूद्र के साथ मैं खाना नहीं खा सकता, तो दिस इज द वे टू कंट्रोल द मेजॉरिटी। ओके, कि ये अल्लाह की तरफ से आई है, क्योंकि इंसानों ने बनाया है, अल्लाह के नाम पे उसको बेचते हैं मुल्ला साहब, पंडित साहब, सारे लोग। तो इसलिए ये बुनियादी बात है कि जो हकीकत है कि अल्लाह के नज़दीक भी, खुदा के करीब भी सब इंसान बराबर हैं। ठीक। तो इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो फिर बराबरी उनकी ख़त्म तो नहीं होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स तंजीमों के ज़रिए, औरत मार्च के ज़रिए, मैं फिर इसके ऊपर आता हूँ कि ये जो सोशलिस्ट बने लोग, जिनको लेफ्ट के लोग कहते हैं, आपका भी उनमें शुमार है, आखिर आप लोग पाकिस्तान के अंदर क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं है? देखिए, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 3 है और ये मुतफिका आइन है। आर्टिकल 3 कहता है कि द स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये पाकिस्तान का आइन का 3 आर्टिकल है। ठीक। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 38 है जो कहता है कि जो रियासत है उसकी ये जिम्मेदारी है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दौलत चंद खानदानों के हाथों में नहीं रहनी चाहिए। ठीक। तो हम यही चाहते हैं कि अगर ये चीजें एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाए, जो आइन में लिखा, बराबरी होनी चाहिए उसकी, तो हम बेसिकली आइन जो कि 50 साल हो गए बने हुए, एक्सप्लॉयटेशन की जो अकसाम है वो बढ़ गई हैं, एक्सप्लॉयटेशन की शिद्दत बढ़ गई है। ठीक। मसलन ये बिजली के बिलों के जरिए अवाम को लूटा गया, बड़ा शोर मचा पाकिस्तान में। तो ये जो बात है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन में ये रास्ता हमें दिखाया गया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। आइन एक इंसान ने बनाया ना, इंसानों ने बनाया। दुनियावी आइन को अहमियत देनी चाहिए या इस्लाम की शरई हैसियत को अहमियत देनी? मेरा ख्याल है ये सवाल बनता नहीं है, चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं, ये सवाल ही नहीं बनता। मेरी नज़र में ये सवाल नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
मेरी नज़र में कोई तजाद नहीं है, लेकिन इस बहस को इस तरफ ले जाना वो कि controversial है। उनको फायदा हो जाए किसी को, तो इसलिए मेरे नज़दीक इस्लाम भी बुनियादी तौर पर हुकूक अल-इबाद की बात करता है, ऐसे ही तो आइन भी हुकूक अल-इबाद की बात कर रहा है, तो ये बहस बनती नहीं है। ठीक। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर मर्द हो, उसकी पूरी डेफिनेशन में वो आता हो, वो अपने आप को औरत या ट्रांसजेंडर साबित करके औरतों की टॉयलेट में भी चला जाए और औरत मार्च के लिए आवाज़ उठाए, तो उसका राइट है, फिर भी उसका राइट है। उसका राइट है। अगर वो समझता है या समझती है कि वो अपने आप को मर्द समझती है या औरत समझती है, फीलिंग्स ये देखिए, इसके ऊपर तो कदम नहीं लग सकती, लेकिन जो टॉयलेट की आप बात कर रहे हैं, वो अगर टॉयलेट्स मेल फीमेल इंग्लैंड में भी हैं, तो फिर आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि जो गिवन सिचुएशन है उसमें आप जो है जो रिस्पेक्ट टू लॉ है वो तो आपको मलहूज़ खातर रखनी पड़ेगी। जो कल्चरल डिविजन्स हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, उसको रिस्पेक्ट करना मैं पड़ेगा। इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। सरवर बारी अपना नाम आयशा मुगल रख लें, क्या आपका जेंडर बदल जाएगा? देखिए, मेरे इस राइट पे किसी को रोकने का हक नहीं है। ये हक आपको कौन देता है? आपकी अपनी ज़ात, कोई आइन? मेरी एजेंसी, ये अगर हम बात करें एक एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्वेश्चन आपका बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, मतलब बहुत सारे नाम हमारे यहाँ हैं, वो मर्द भी इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी करती हैं। मुसरत है, हाँ, नहीं दे, बहुत सारे नाम हैं। हु हैज़ डिसाइडेड कि ये नाम सिर्फ ये यूनिसेक्स नाम है और ये मेल नाम है और ये फीमेल नाम है? तो ये कैसे आ गए? मुसरत है, नाहिद है, मुख्तार है, मुख्तारा है, उसको जैसे मर्जी, बहुत सारे नाम जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े काम है। वो औरतों के लिए हैं। जी, ईरान में वही नाम जो है वो मर्दों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मैं इसी तरह लोग समझते हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान है ये मुसलमान नाम है, ये अरब नाम है, अरब नाम, अरबिक नाम है। ठीक। तो बहुत सारे क्रिश्चियन मिडिल ईस्ट में हैं जिनके नाम से आप नहीं अंदाजा लगा सकते ये क्रिश्चियन है या मुसलमान। ठीक है, आप क्योंकि लेफ्ट के हैं, तो मैं लेफ्ट के बंदे को अपने सामने बैठा हुआ देख के दिल करता है कि उससे ये सारी चीजें पूछी जाएं। ट्रांसजेंडर मजलूम है ना? बिल्कुल। इनको अमेरिका 200 मिलियन पाउंड की फंडिंग देता है, मदद होती है, फिर भी ये मजलूम क्यों हैं? इनको हक क्यों नहीं मिलता? पता नहीं किसको मिलते हैं 200 मिलियन, मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मालूम पाकिस्तान में। शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? जुर्म तो नहीं है, कौन कहता है जुर्म है? कोई कानून नहीं कहता। ठीक। अल्लाह को मानना अब बंदे की मर्जी है, ना माने तो तब भी उसकी मर्जी। मर्जी है। इसके ऊपर तो अल्लाह भी जबर नहीं करता। हाँ, तो ये लेफ्ट के लोगों के बारे में क्यों ये कहा जाता है कि ये नॉन बिलीवर हैं? ये देखिए, ये कहना नॉन बिलीवर है या ये बिलीवर है, ये इल्जाम है एक। नहीं, देखिए, ये राइट तो लोगों का है कि अगर कोई बंदा कहता है जी मैं नॉन बिलीवर हूं, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, वो उसका राइट है। ये उसका राइट है। हाँ, आप जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ क्या आपको पता है, इस यूरोप के अंदर या इवन अमेरिका के अंदर जो नॉन बिलीवर्स हैं उनकी परसेंटेज आबादी में बढ़ती जा रही है। ऐसा ये पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो पहले लोग मजहबी होते थे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे काम होते थे। तो ये इस वक्त जो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन पॉलिटिकल है कि बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि ये हमने फैसला करना है कि बिलीवर कौन है, नॉन बिलीवर कौन है। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये कोई और तो फैसला नहीं कर ये सकता। बहस इसलिए छेड़ना कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पाकिस्तान में मौजूद हैं। वाई औरत मार्च इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो एक खास आइडियोलॉजी को डैमेज करती है, जिस आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई है। तो इसलिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, जो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ये हम इसके ऊपर सैर असल बहस कर सके। लेकिन जो आपका क्विक क्वेश्चन है, मेरा क्विक जवाब ये है कि इट्स बेसिकली अल्लाह मियाँ ने अकल दी है,
शौर दिया है। शऊर दिया है, अब मेरी मर्जी है मैं उस शऊर को यूज करूं, फिर अल्लाह की मर्जी है वो उस पर सजा देगा या नहीं देगा, तो वो तो उसका राइट है। ये मैं इसलिए सवाल कर रहा था लेफ्ट का सोशलिस्ट आपको समझ के कि लोग ये समझते हैं कि जो इस टाइप की लोग सोच रखते हैं, औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं या ट्रांसजेंडर का जो इशू है ना, ये लोग नन बिलीवर हैं, ये किसी खुदा को नहीं मानते, ये लिबरल हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक नई खेप तैयार करना चाहते हैं जिसमें आए रोज इजाफा हो रहा है। देखिए बात सिंपल ये है, जो लोग ये कह रहे हैं, एक तो वो आधा सच बोल रहे हैं आधा झूठ बोल रहे हैं, ठीक। तो मकसद उनका ये नहीं है। अगर यही ट्रांसजेंडर वाले चले जाएं मौलवी साहब के पीछे कहें हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, किसी ज़माने में जो मुकद्दस मुकामात थे वहाँ सिर्फ ट्रांसजेंडर जा सकते थे सफाई के लिए, शायद आपको याद हो। तब तो कभी किसी ने नहीं कहा था। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन है आइडियाज़ की, उसको पोलिटिसाइज करना, मेरी नज़र में ये असल में जो हमारे रियल इश्यूज हैं उनको दबाने की बात है। वो रियल इशू पाकिस्तान में वही है जो आइन के आर्टिकल 3 में लिखा है, 38 में लिखा है। एक्सप्लॉयटेशन है और जो वेल्थ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो चंद हाथों में है। अब वो अपने कंट्रोल को कायम रखना चाहते हैं। यूके होम ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान में औरतों के साथ नाइंसाफी होती है। बिल्कुल होती है। बिलीव करते हैं आप इस पे? बिल्कुल। TERF के लोगों की ट्रांसजेंडर के साथ कहते हैं कि नहीं बनती। औरत मार्च हो, मुर्द मार्च हो, औरत के हकूक़ की कोई बात करे तो इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं बजाय इसके कि वो उनका साथ दें। ये सोसाइटी के अंदर तजाद की वजह क्या है? देखिए ये तजाद की वजह यहाँ पर भी मौजूद थी एक ज़माने में। इस तरह के तजादात, दो किस्म के तजादात होते हैं। एक तजाद होता है जिसको हम कहते हैं जो ना हल होने वाला तजाद है, ठीक, जिसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्रडिक्शन। ठीक। तो ये मेरी नज़र में ऐसे तजादात हैं जो बुनियाद कल्चरल हवाले से हैं, हमारी लैंग्वेज के लिहाज से हैं। ठीक। कुछ है जो अमीर और गरीब के दरमियान तजाद है, ठीक, वो ना हल होने वाला है जब तक कि रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक, हमने देखा तारीख में यही नजर आता है। ठीक, ये कल्चरल चीजें हैं कि ट्रांसजेंडर का राइट क्या होगा, स्टेटस किसी मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर। बहुत सारे ममालिक ने लेजिस्लेशन की है, हमारे आइन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर का ये राइट नहीं है, उसका नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये कल्चरल चीजें जो हैं वो सदियों तक चलती हैं, वो को मन ही इतना नहीं रखती, नहीं करती है। मसलन ब्राह्मण का ये जो कॉन्सेप्ट है, कास्ट का सिस्टम है, ये कौन लेके आया? छोटा और बड़ा नहीं, ये कौन लेके आए? आर्यन लेके आए, जिनका इंडिया के साथ कोई तल्लुक नहीं था। उन्होंने आके इम्पोज किया क्योंकि आर्यंस वर वेरी लिमिटेड इन नंबर, सो दे क्रिएटेड अ क्लास। उन्होंने एक और इसको वो कल्चर कैसे बने। आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं बिलीव करते हैं कि शूद्र के साथ खाना नहीं खाना। इसी औरत मार्च को वजह बना के मैं इसी कल्चर को आपके सामने रखता हूँ। जिस दिन औरत मार्च होता है उसी दिन हया मार्च भी होता है। आप हया मार्च को सपोर्ट करते हैं? उनका राइट है, उनका भी राइट है, उनका भी राइट है। तो ये दो मुख्तलिफ सोचें हैं जो अपने अपने तौर के ऊपर सोचते हैं। बिल्कुल उनका राइट है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर में देखें ना आप, पौधों का रंग देखें, 100 किस्म के रंग हैं। सब्ज शेड भी सैकड़ों किस्म के हैं। जंगल में चले जाएं, सैकड़ों किस्म के इंसेक्ट्स हैं। तो डाइवर्सिटी जो है इस मुल्क में देखें, जब मैं यहाँ रहता था तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी जितनी अब है, ट्रू। तो ये ब्यूटी है ना। कुजीन के अंदर इतनी अब हो गई है, बेहतरीन किस्म की कुजीन है, बेहतरीन किस्म के। आप बस में बैठ जाएं, कोई कुछ जुबान बोल रहा है, कोई वो कुछ बोल रहा है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोसाइटी। क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आज़ाद और खुद मुख्तार होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ये ऐसे क्यों नहीं होते? देखिए इसकी बुनियादी वजह मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का बालादस्त तबका है वो समझता है कि मैं ये सारे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये वो से मुराद क्या है? जागीरदार हैं,
सरमायादार हैं, सनतकार हैं, फौज है, फौज के जनरल, मैं फौज का मतलब ये नहीं कि आम फौजी, फौज के जनरल्स हैं फौज के, और फिर उनके आका हैं, हमारी जो रूलिंग क्लासेस हैं, फिर उनके आका हैं। उनको भी नहीं चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इलेक्शन होने चाहिए, जरूरी नहीं है वो फ्री एंड फेयर हो। ठीक, इसमें मैं मिसाल दे देता हूँ, 2024 के इंतखाबात में यूरोपियन यूनियन ने आज तक स्टेटमेंट नहीं दी कि अच्छे थे या बुरे थे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान की जो आई है हुकूमत, कोलिशन गवर्नमेंट है, जो हमारे इंटरेस्ट सर्व कर रही है, वो बेहतर है उनसे जो इलेक्शन में जीत गए। यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और डेमोक्रेसी हो। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको चलने दें, इसको जरूर चलाएंगे। ऐसा आज तक उन्होंने पिछले इलेक्शन में उन्होंने ऑब्जर्वर मिशन भेजा था, इस बार नहीं भेजा। इस बार उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी भेजी। ठीक है, 3 मेंबरान की कमेटी भेजी, उसने जो रिपोर्ट तैयार की वो आज तक जारी नहीं हुई। ठीक है, आपने सर्वे दिया और उस सर्वे के मुताबिक कि पाकिस्तान के जो 2024 के इंतखाबात हुए उसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई और इलेक्शन का जो टर्नआउट था, जो रेशो थी, वो 100% से भी क्रॉस कर गई। आखिर सर्वे करने का क्या तरीकाकार होता है? आप देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दें, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक तो है ओपिनियन पोल्स कि हम राय आमा की राय आमा जो है उसका सर्वे करते हैं कि लोग मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उनकी राय क्या है। ठीक, एक हमारा ये मेथड है कि हम डायरेक्ट जाते हैं, हर 7वां घर या हर 7वां जो शख्स है जो हमें मिल जाए उसको हम कहते हैं कि ये एक रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग करके उनको लोगों को आपने कर दिया, ठीक, उनकी ओपिनियन ले ली। दूसरा, हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्शंस। ऑब्जर्व क्या है कि जी अच्छा जी इस शहर में कितने बैनर किस जमात के लगे हुए हैं, ठीक, और कोई और जमात है उसका कोई बैनर नजर नहीं आ रहा, तो क्या वजह है? देन वी विल गो टू दैट पार्टी, भी आपके बैनर नजर नहीं आ रहे, तो कुछ ने कहा कि हमारे बैनर लगते हैं, वो उतार के ले जाते हैं। ठीक है, आप डोर टू डोर भी जाते हैं? डोर टू डोर नहीं होता, रैंडम होता है। ठीक है, रैंडमली हम जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ओपिनियन पोल है दुनिया में वो कोई यूनिवर्सल नहीं होते, वो सैंपल, छोटा सैंपल होता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है। यानी कि आप चंद लोगों को इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरी कौम क्या कह रही है। ठीक, तो जैसे अभी अमेरिका में जब चल रहा था इलेक्शन का जमाना, तो ओपिनियन पोल रोज आ रहे थे और वो शुरू हो गया था कि ट्रंप लीड कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही वो जीत गया। ठीक है, इसी तरह इंग्लैंड के अंदर भी 19-20 का फर्क होता है, लेकिन जब आप सर्वे देते हैं पाकिस्तान में, उसमें तो जमीन आसमान का तजाद होता है। वो इसलिए कि वो रिगिंग होती है, यहाँ रिगिंग नहीं होती। ये फर्क है। ये फर्क है। तीसरा चीज होती है कि आप इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, पोलिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चौथा काम जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस दफा, हमने कहा कि जी बाकी सब चीजें छोड़ दें। ऑब्जर्वेशन में गलती हो सकती है, लोग झूठ बोल सकते हैं, लोग बजाय ये मुझे बताने के कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, वो किसी और का नाम लेता, क्योंकि 4 बंदे ऐसे खड़े होते हैं जिनके सामने वो नहीं कहना चाहता। ठीक, हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो बिल्कुल हमने नया तरीका इख्तियार किया। हमने कहा जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, आइए उसका ऑडिट करते हैं। अच्छा, आपने इलेक्शन कमीशन के स्टैट्स को मान लिया? नहीं, हमने कहा हम एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी उन्होंने डेटा डाला है, ये तो उनकी गलती को आपने पकड़ा ना। नहीं, ऑडिट होता ही गलती है ना। ठीक, आपको पता फाइनेंशियल ऑडिट होता है, तो वो देखते हैं कि जी अच्छा जी ये जो रसीदें हैं क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, क्या जब इसको टाली करेंगे तो क्या ये मैच करेगी या नहीं करेगी। एक मिसाल दीजिए ऑडिट करते हुए, क्या नतीजा? मसलन मैं आपको जो NA-130 मियां नवाज शरीफ साहब, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब तीन मरतबा पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं, इसी हल्के से जीत के रहे हैं, क्योंकि हल्का बंदी चेंज हुई थी ना। ठीक, तो 100% वही हल्का नहीं है। इनके मेरे पास पूरा कंप्यूटर पे है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन था PS पोलिंग स्टेशन नंबर 260, यहाँ 102% टर्न आउट है।
ये तारीख में पहले ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है। ये 102 नेशनल असेंबली का वोट 102% टर्नआउट है। हाँ। नेशनल अच्छा, तक है। इसी तरह 272 पोलिंग स्टेशन नंबर है, 99% टर्नआउट है। ठीक। इसी तरह कोई 7-8 और पोलिंग स्टेशन है। तो यहाँ पर कोई 84 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर जो टर्नआउट है एक्सेप्शनली हाई है, इवन क्रॉसिंग 100%। ऐसा किसी इलेक्शन में नहीं हुआ है। माजी के इंतखाबात में 2002 में कराची में जिन हलकों से एमक्यूएम जीती थी और मेजॉरिटी जीती वहां ये हुआ था, बाकी नहीं हुआ। बाकी इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ। ठीक। इसी तरह जो सलमान अकरम राजा का हल्का है, अताउल्ला तागड़ वहां से जीते हैं, या ओन शाही का हल्का है, तो वहां ये चीज पाई जाती है। दूसरी बात ये है कि एक पोलिंग स्टेशन है, आपको पता है पाकिस्तान में 2 बैलेट पेपर मिलते हैं, एक कौमी असेंबली के लिए, एक सूबाई असेंबली के लिए। ठीक। आपने दोनों को डालना होता है। ऐसा ही है। तो अगर 1% से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के टर्नआउट में, उसी एक ही जैसे पोलिंग स्टेशन एक ही जगह की जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें मशकूक है, समथिंग रॉन्ग। तो ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है, इसके जो हमने सूबाई असेंबली का टर्नआउट देखा तो वो ऑन एवरेज 41% है, और नेशनल असेंबली का और नेशनल असेंबली का अप टू 90 है। ऑन एवरेज में बात करूं 81% है। इतना बड़ा तजाद है। इतना बड़ा तजाद है। अच्छा, फिर जहां पर ये डिफरेंस बढ़ता है वहां विक्ट्री जो है, जो रिटर्न कैंडिडेट है मियां नवाज शरीफ है, यानी बेनिफिशरी जो है वो नवाज। तो या तो सूबाई असेंबली का वो जो पोल वोट है गलत है, या वो कौमी असेंबली वाले गलत है। ठीक। लेकिन मोस्ट लाइकली जो हमारा एनालिसिस बताता है कि जो जहां जहां ये है वहां मियां सब जीत रहे हैं। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई। 2018 में आप कहाँ थे? मैं इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत। जी जी, इलेक्शन में वहीं थे। मैं वही था। क्या 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी? बिल्कुल हुई थी। किसके हक में हुई थी? मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि हमने उसका एनालिसिस किया था। आपकी एनजीओ का ख्याल क्या है? हमारा ख्याल था कि 2018 के इंतखाबात 2013 की निस्बत बेहतर हुए थे। छोटी बुराई थी। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत अहम उठ के सामने आई थी कि कुछ ऐसे हलके हैं जहां पर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो रिजेक्टेड वोटों से कम है। यानी कि रिजेक्टेड वोट अगर 10,000 है तो जीतने वाले का जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो 8,000 है। ठीक है, मार्जिन में तो 5,000 कमी पेशी है, लेकिन 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। धांधली हुई है, किसके हक? हर इलेक्शन में होती है। किसके हक? ये साबित करना इंतहाई मुश्किल है। 2018 के इलेक्शन का डेटा अगर आप निकालें तो ये एस्टेब्लिश करना ना होने के बराबर है कि किसके हक कि किसके हक में हुई। क्योंकि जब हमने जब वो डेटा निकाला कि रिजेक्टेड वोट, एक हमारे पास एविडेंस था कि रिजेक्टेड वोट और जो जीतने वाले हैं उनकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री में फर्क आ रहा है। ये मुश्किल कैसे है? 2018 के इलेक्शन में खान साहब के हक में मुस्लिम लीग नून मियां साहब की मुखालफत में धांधली हुई? नहीं, कोई सबूत नहीं है। और मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। आप उल्टा ये कहेंगे नहीं, मैं टीआई को 35 सीटें कम मिली। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल देता हूँ। एक कमेटी बनाई गई कि 2018 के इंतखाबात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सेनेट की कमेटी बनी। उस कमेटी में मुझे उन्होंने बुलाया एज एक्सपर्ट। आई वॉज हेडिंग फाफन एट दैट टाइम। ठीक। तो मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा 16,000 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनकी फुटेज मौजूद है, वहां से रिजल्ट ले लो। नहीं उसको देखो। अब जाहिर है पोलिंग स्टेशन तो 90,000 से ज्यादा थे, लेकिन ये रैंडमली लगाए गए थे। ठीक ठीक। एक तो ये रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा ये है कि जो कनेक्टिविटी की पैरिटी है, यानी कि आपके पास 5G है और किसी के पास 2G है। मैं इसको मुख्तसर करूं? नहीं, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन। इफ यू डोंट माइंड, एनटीएस बंद ना होता और जो बंद हुआ यही बड़ा सबूत है कि धांधली हुई थी। देखिए, अगर कोई वकील होगा तो वो कहेगा तो ये सबूत तो नहीं है। ये शक पैदा करता है, ये रूमर कि कुछ हुआ है। ठीक है,
कि कोई चीज छुपाई गई है, तो हमें राइट है ये कहने का लेकिन कि हमें इन्वेस्टिगेट। लेकिन मैंने जो सेनेट की कमेटी को कहा कि ये पैरिटी का इशू है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से डेटा आ गया था SMS के जरिए। हाँ, और इसका रिकॉर्ड नादरा के पास पड़ा है, वहां से लॉग मौजूद है, उसको इन्वेस्टिगेट कर। कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, उसकी तीसरी मीटिंग नहीं हुई। जो लोग कहते थे कि धांधली वो खामोश हो गए, चुप कर गए, ठीक हो गए। 2024 के इंतखाबात के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पहली बार कौम को पता चला, जिसको तब्दील किया गया, बड़े पैमाने पे धांधली हुई। आपको क्या लगता है कि ये धांधली किसने की और इस सारे अमल में शामिल कौन था, सियासतदानों को छोड़ के? देखिए, सियासतदानों को हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि एक शख्स जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, वो सिर्फ एक शख्स नहीं होता, वो एक सिंबल भी होता है। 3 दफ़ा इलेक्ट होके आया हो, चाहे धांधली वाले इलेक्शन थे, जो भी थे, वो किस तरह इस तरह की धांधली जहां उसको जताया गया हो, 76,000 वोट उसके हक में डाले गए। वी हैव रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला है। मियां नवाज शरीफ साहब की मदद फिर किसने की? फौज ने, हमेशा फौज से मुराद फौजी जर्नैलों ने। ठीक है, तो जब हम ये अखबार में बयान पढ़ते हैं और आप जैसे बंदे, मेरे जैसे सहाफ़ी और आम आवाम और सियासतदान खुद ये बयान देते हैं कि अगर मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं तो आप फौज की निगरानी में करवाइए, और फिर उसी फौज के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं। देखिए, ये तो अब हम लोग तो ये कहते हैं कि सिंपल बात ये है कि पाकिस्तान में किसी ने निगरानी में कराया जाए, सियासतदानों ने कहा है। सियासतदानों ने कहा है? हाँ, तो अगर सियासतदान ये कहते हैं कि जी होना चाहिए, और वो इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है जी, हम इस पे एग्री हैं, तो ये उनकी पॉलिटिक्स है कि कोई भी पाकिस्तान में जो अस्करी अशराफिया है, उसकी बालादस्ती है, उसकी बालादस्ती को कोई पॉलिटिशियन चैलेंज नहीं करना चाहता। ठीक, क्योंकि अपनी जमातों को मजबूत करके इलेक्शन जीतें या हारें तो अच्छी बात है। जब हमारे पॉलिटिशियंस की जो डिपेंडेंस है वो फौज के ऊपर है, तो उन्होंने, सियासतदानों ने अस्करी अशराफिया को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है, खुद दावत दी है, खुद उन्होंने की। जैसे 1990 में ISI ने IJI बनाई, पैसे तकसीम किए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, सब पता। केस पढ़ा, पूरी दुनिया ने देखा, उसकी हियरिंग हुई, एयर मार्शल असगर खान साहब का केस था। तो नवाज शरीफ ने उसके रिजल्ट मान लिए, लेकिन बिला आखिर बेनजीर भुट्टो ने भी उसी असेंबली में चुप करके बैठ के जाके। ठीक, खान साहब को भी और 1900 नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। सरवर बारी साहब हो या कोई अबरार कुरैशी हो, आप पतन के सरबराह हों या फाफन को रन कर रहे हो, कुछ सर्वे दें, जब तक आप गैर जनिबदार नहीं होंगे कोई आपकी बात को क्यों मानेगा? और आप कैसे गैर जनिबदार हैं? देखिए, हमारी गैर जानबदारी किस चीज से साबित हो सकती है? कि आपकी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन कोई वाबस्तगी नहीं है। आप इमरान खान को पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैं नापसंद नहीं करता हूँ, किसी भी सियासतदान को नापसंद नहीं करता हूँ। उनके, देखिए, सिंपल बात यह है, I was not a member of People's Party. I was sentenced for 14 years by Zia's regime. 14 साल सजा हुई स्पेशल मिलिट्री कोर्ट से, लेकिन आप लोगों ने समझा कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं। ये समझने पे सजा मिली? नहीं, लोगों ने समझा कि मैं, चूंकि मुझे सजा हुई है इसलिए मैं पीपल्स पार्टी में हूं। तो ये लोगों की जो एक रुझान होता है कि आप इन्वेस्टिगेट किए बगैर आप किसी को इसलिए समझें कि चूंकि ये मजलूम के साथ है, चूंकि मैं मजलूम के साथ हूं, जुल्म हो रहा है उसके साथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो है वो मजलूम की हर गलत बात की हमायत करूंगा। मैं तो उस जुल्म की मुखालफत कर रहा हूं। एक हकीकत है कि धांधली हुई, PTI के खिलाफ हुई, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई इंसानियत, किसी की खिलाफवर्जी हो रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है उसका स्टेटमेंट निकाल लें। ठीक है, उन्होंने कहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है
यूएन की जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उन्होंने कहा है कि जो अनप्रेसिडेंटेड धांधली हुई है, ये यूएन कह रहा है। मैंने पढ़ी है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है उससे ये तो नहीं को कह सकता है कि ये पीटीआई में शामिल हो गए। ठीक है, यूएन वाले पीटीआई के हिस्सा है। ठीक है, क्या आप या आपकी तंजीम और पाकिस्तान के अंदर दीगर सर्वे करने वाली तंजीम पैसे लेके सर्वे करते हैं, किसी की मुखालफत में और किसी की हमारे? नहीं, मैं अपने बता सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा सकता। ये तो बता सकते हैं ना कि कितनी बार किस सियासी पार्टी ने पैसे ऑफर किए कि हमारे हक में सर्वे दो? नहीं, किसी ने नहीं किया, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। पीटीआई ने भी ऑफर नहीं किया? नहीं, पीटीआई ने कभी ऑफर नहीं किया कि हमारे लिए ये काम करो। आपके पास इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत किस हद तक सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई? एक सबूत बता दीजिए। देखिए, मर्डर तो जो कत्ल है, मकतूल तो डेड बॉडी तो मौजूद है। कातिल को तलाश करना है। कातिल का सबको पता है, लेकिन उन्होंने आके खुद तो नहीं की। ये जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, लियाकत अली चट्टा साहब, 16 फरवरी को उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने धांधली का सारा मंसूबा बनाया था, इन्होंने धांधली के लिए कहा था। और मैंने रावलपिंडी डिवीजन की हर सीट में 70 हजार वोट, जो 70 हजार वोटों से जीत रहे थे, उनको हमने हरवा दिया। आप भी तो, और आज तक वो गायब है। आप भी तो ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे ना? नहीं, वो तो चूंकि खुद कमिश्नर थे। हमारी ये स्टेटमेंट है, आज भी किसी ने एक्स पे चलाई हुई है। हमने कहा था कि ये वर्चुअली सारे इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कंप्लीटली रिग्ड है। पाकिस्तान हमने कहा, हमने प्रेस रिलीज जारी की, क्योंकि बेहतरीन तरीका यही था कि उस वक्त चूंकि हम लोग बिजी होते हैं, हमारा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या बाकी प्रेस रिलीज, हमने तो जो सर्वे किया, हमने कहा एंटायरली रिग्ड इलेक्शन। ठीक है। क्या आपको इल्म था कि 2024 के इंतखाबात से कबल के इलेक्शन में धांधली होगी? वो तो पहले शुरू हो गई थी, जब फॉर्म छीने जा रहे थे। जी, आप देखें, आपने बल्ले का निशान छीन लिया, पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। आपने लोग उठा लिए, उनको टॉर्चर किया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो प्री पोल रिगिंग तो शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान के अंदर तमाम बुराइयां जो आपने सामने रखी हैं कि धांधली प्लस धांधली इक्वल टू धांधली, इसका सलूशन आप अपने तजुर्बे को सामने रखते हुए क्या दे सकते हैं? ये धांधली कैसे नहीं हो सकती? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। देखिए, किसी ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है, एक्स पे पोस्ट लगाई है कि अब आइंदा इलेक्शन जो है ना, वो यूएन के निगरानी में होने चाहिए। अच्छा, अब आई एम रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट इट, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वर्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में देयर इज अ डिक्टेटरशिप। वकला सड़कों पर हैं, मीडिया सारा सड़कों पे निकला हुआ है। हम सिविल सोसाइटी वाले तो डर के मारे बोल ही नहीं रहे थे। पूरा पाकिस्तान सड़कों पे है, बलोच सड़कों पर है, बलोच खवातीन। कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने बड़े बड़े मुजाहरे देखे। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आइंदा इंतखाबात यूनाइटेड नेशन की ज़ेरे निगरानी होने चाहिए? मेरा अपना ख्याल है कि बिल्कुल उनके मतहत नहीं होने चाहिए, उनकी निगरानी में नहीं होने चाहिए, लेकिन उनको अपना मिशन भेजना चाहिए जो पॉलिटिकल लोगों पर मुश्तमिल ना हो और एक्सपर्ट्स लोग होने चाहिए साथ। लेकिन मामला ये है, मामला तो हमने खुद हल करना है। ठीक, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस पे इत्तेफाक करें कि ये फ़ौज का कोई काम नहीं है, फ़ौज की मदद नहीं लेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि बिल आखिर हमने रास्ता खुद निकालना है। हाँ। पतन के आप मुजिब हैं और फाफन के आप हेड रहे, रिलीफ का काम करते हैं और मैंने ज़रिया मार्च तक भी पूछ लिया, उसके बावजूद बताएंगे कि आप मल्टी मिलियनियर कैसे बन गए? मेरा तो घर भी नहीं है अपना, किराए पे रहते हैं। मैं किराए पे रहता हूँ। मेरा अपना घर नहीं है। क्या कमाई किया आपने? मेरी तंजीम के पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ज़ाती मकान नहीं है? नहीं। यही वजह है कि आप आज़ादी से बोलते हैं? यही वजह है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। कोई कमजोरी नहीं है?
कोई कमजोरी नहीं है, पकड़ ले। जाती घर नहीं है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आता इस पे। बिल्कुल नहीं है। मैं अब बार बार कह रहा हूं, कोई कारोबार भी नहीं है। कोई कारोबार नहीं है। आपकी अहलिया फौजिया बारी, फरजाना बारी मेरी पहली बीवी। साहब का है। सब 2017 में एक साथ थे। 2017 में एक साथ नहीं थे, कब विलायतगी हुई? 2013-14 में। उनकी सोच में और आपकी सोच में पहले भी फर्क था या अब भी फर्क? नहीं है, हमारा अभी भी सोच में कोई फर्क नहीं है। विलायत की एक जाती मसला है, लेकिन वो भी लेफ्ट से हैं और आप भी सोशलिस्ट हैं। बिल्कुल। किस नुक्ते पे एक हैं? जो पाकिस्तान में हम समझते हैं जो तब्दीली आनी चाहिए। इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था 2017 में, मुनासिब समझे तो पूछ लें। पूछे अल्लाह और उसके रसूल के बारे में था। मुझे नहीं मालूम। कोई गुस्ताही हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गिरफ्तार हुई थी? नहीं। फतवा आया था? वो फतवा तो कोई भी दे सकता है। वो तो जो लाल मस्जिद वाले थे, तो वो जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था उससे पहले उन्होंने कैडम यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंतहा पसंदाना बयान दिए थे उसका टारगेट भी थी, क्योंकि फरजाना हैज बीन वेरी एक्टिव इन पाकिस्तान। ठीक। तो वो एक अच्छा काम कर रही हैं। पतन की तर्ज की और कितनी तंजीमें पाकिस्तान में? देखिए, मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन काफ़ी हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम बहुत सारे कामों में पायनियर हैं। अच्छा। एक तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे मैं समझता हूँ हमने जो काम किए हैं वो पायनियरिंग किस्म का काम थे। जो इलेक्शंस के ऊपर हमने काम किया है पायनियरिंग किस्म का काम है। हमने मजदूरों के साथ जो काम किया है वो किसी और एनजीओज ने इतना किसी ने काम नहीं किया। फैसलाबाद डिवीज़न में हमने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बेहतरीन जो है एक लेबर मूवमेंट खड़ी की है। और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे बड़े बड़े मुकदमे हमने उठाए थे, चाहे वो मुशर्रफ का ज़माना हो या पीपल्स पार्टी का ज़माना हो या नून की हुकूमत हो। दो बातें आखिरी पूछना चाहता हूँ। मलाला यूसुफजई ज्यादती हुई उसके साथ, बिल्कुल उन्हें वापस पाकिस्तान जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उनकी मर्जी है। ख़वातीन को तालीम देनी चाहिए, अच्छी बात है। पाकिस्तान के किस सूबे के अंदर ख़वातीन के साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है? देखिए, ज़्यादती दो किस्म की, एक तो है कि राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक, तो वो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ख़वातीन के वोट की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में हमें नज़र आता है कि हमने अभी एक नई चीज़ निकाली है, एक नया मॉडल बनाया है कि जो पाकिस्तान में ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन है एज ए वोटर और मर्दों की वो कौमी सतह पर कोई 8% है। अच्छा। लेकिन जो वोट डालने की जो गैप है, जेंडर गैप इन टर्न आउट, वो 50% से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है। यानी कि जहां पर मसलन तलागंग में एक हल्का है NA59, ये तलागंग का हल्का है, पिंडी डिवीजन में आता है। यहाँ पर जो गैप है वो पाकिस्तान में सबसे लो है, सिर्फ 1.7% ख़वातीन कम रजिस्टर्ड है मर्दों की निस्बत। ठीक, ये तलागंग है। एक मिनट, यहाँ पर जो गैप है वो पोल्ड वोट में वो 37% है। अच्छा, इतना बड़ा गैप? इतना बड़ा गैप है। और उसी हल्के में हमने जाके जब देखा कि रिजेक्टेड वोट कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड वोट यहाँ पर है, लेकिन मार्जिन ऑफ विक्ट्री है जो शख्स जीता है। जब हम इन सारे सबूतों को इकट्ठा करते हैं तो ये समझ आती है कि किस तरह NA59 से PMLN के बंदे को जिताया गया है। ठीक, टाइम की किल्लत है। 1973 के आईने पाकिस्तान को मानते हैं? बिल्कुल, सारे को मानते हैं? सारे को मानता हूँ। किसी शिक पे एतराज नहीं? नहीं, मुझे एतराज है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक वो लॉ का हिस्सा है तो मुझे बस लॉ को मानना पड़ेगा। कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया गया, इसको मानते हैं? मेरी नज़र में वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
क्या ये दुरुस्त लिखा हुआ है? मेरा ख्याल है कि उस वक्त पॉलिटिक्स थी, ये एक सियासी फैसला है, एक सियासी फैसला था। ऐसे नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये तरीका गलत था, किस क्योंकि तो पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा गया कि जो सियासतदान बैठ के ये चीज़ें तय करें। तो फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये गलत फैसला दिया? नहीं, देखिए, हम फैसलों से तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ कर सकते हैं। भुट्टो साहब को फांसी दे दी, वो भी गलत था। तो अभी वो कह रहे हैं कि जी ट्रायल फेयर नहीं हुआ था। फांसी को नहीं कह रहे वो कह रहे ट्रायल सही नहीं हुआ था, फेयर ट्रायल नहीं था, यानी फांसी सही थी, ये नहीं कहा गया फैसले में। पाकिस्तान तो में मेरा अपना ख्याल है कि मिस्टर जनाह के जो वजीर खारजा थे, अहमदी था, पहले क्यों नहीं मसले बने? ये 73 में ये क्यों बना मसला उभरा? अहमदी तो पहले मौजूद थे। आपका अपना अकीदा क्या है? मेरा अकीदा, मैं कल्चरली मुसलमान हूँ, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानता हूँ, नबी को आखिरी नबी मानते हैं। बिल्कुल आखिरी नबी मानता हूँ। यहाँ बात खत्म हो गई? बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। एक सर्वे करने वाले से ये पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में कितने सहाफ़ियों को मारा गया? मेरे ख्याल 200 के लगभग है। ठीक। बहुत सारी ब्लास्फेमी का आजकल शायद आपको आपकी नज़र से गुजरा हो, ब्लास्फेमी कोई रैकेट चल रहा है कि लोगों को ट्रैप करते हैं, बच्चों को, फिर उन पे लगाते हैं इल्ज़ाम। तो दिस हैज़ बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक। अपनी उम्र में पाकिस्तान को सुधरते हुए देख सकते हैं? फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर इसको हम अगर ये ऐसी चलती रहे तो बिला आखिर मेरा अकीदा है, नॉट इन द रिलीजियस वे, कि बिला आखिर तारीख हमें बताती है कि लोग जीतते, अवाम जो है फतह याब होती है। तो अगर इस जद्दोजहद के नतीजे में जिस तरह टर्की में पूरी सियासी जो जमातें हैं, उन्होंने जब फौज ने टेक ओवर करने की कोशिश की तो उन्होंने अर्दोगान का साथ दिया था। तो अगर पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है सारी, वो तय कर लेती है कि ठीक है जी, हमारे झगड़े हैं लेकिन फौज का कोई राइट नहीं है कि वो रूल करे, फौज का कोई राइट नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में इंटरफेयर करे। यही सोल्यूशन है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन एंड वी हैव टू से इट लाउडली। ऐसे थिंक टैंक हैं हमारे पास जो इन सियासतदानों को एक जगह पे बिठा सके? मेरा ख्याल है रियलाइजेशन तो होगी, क्योंकि जो इस वक्त मेरी नज़र में जो वोट बैंक है PMLN का और पीपल्स पार्टी का, MKM का, इट हैज डिसअपीयर्ड। दे डोंट हैव एनी वोट बैंक। देयर इज ओनली वन मैन शो। पाकिस्तान में इन्होंने अपना खुद, शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कहा है कि हमने रियासत बचाने में अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, हमने अपना सियासी सरमाया कुर्बान कर दिया। तो वो खुद भी मानते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब NA 130 में हार गए हैं, सबूत मौजूद है, तो अगर उनको वोट नहीं पड़ा तो किसी और को वोट क्या पड़ा होगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूं कि ये इनके लिए है, इस वक्त ज़रूरी चीज़ है कि ठीक है, दे शुड टॉक टू इमरान खान। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। एक नया मिसाक जमहूरियत चाहिए। मिसाक जमहूरियत पर तो अमल दरामद हुआ ही नहीं था, वो नहीं था वो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।